गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे करंट अफेयर्स के आज के इस सेशन में। आज 21 अक्टूबर 2023 है, तो चलिए आज का अपना ये सेशन स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक लाइन है आपके लिए नेल्सन मंडेला की, एंड दैट इज इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन। आप सभी लोग जो यूपीएससी की प्रिपरेशन में आए हैं, हो सकता है आप सभी लोगों को अपना ये ड्रीम एज ऑफ नाउ इम्पॉसिबल लगता हो, मुश्किल लगता हो, लेकिन इम्पॉसिबल और मुश्किल आपको तब तक लगेगा जब तक ये हो नहीं जाता। आप अपना प्रीलिम्स का एग्जाम देंगे, क्लियर करेंगे, मेंस का एग्जाम देंगे, क्लियर करेंगे, और फिर दिन आएगा इंटरव्यू का, और फिर एक पीडीएफ रिलीज होगी जिसमें आपको अपना नाम दिखेगा, और तब आपको ये महसूस होगा कि आपने जो सपना देखा था वो पूरा हो गया है। तो जब तक ये पूरा नहीं होगा तब तक जो लगता है लगने दीजिए और लगे रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूं तो हमें कई सारे आर्टिकल्स आज डिस्कस करने हैं, लेकिन उसके पहले देखेंगे कि हेडलाइंस में क्या है। द हिंदू को अगर आप खंगालेंगे तो आपको पहले पेज पर यहां पर इंडिया और कनाडा का ये पूरा मामला देखने को मिलेगा। अल्टीमेटली इंडिया ने कनाडा के 41 डिप्लोमेट्स को बाहर कर दिया, और इस तरीके से इंडिया ने कहीं ना कहीं कनाडा को सबक सिखा दिया। अब यहां पर कनाडा एकदम खिसियाया हुआ है, और कनाडा ने यह बोला कि जो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स हैं ग्लोबल लेवल पे जो वर्क करते हैं, इंडिया ने उसे वायलेट किया है। हालांकि इंडिया ने साफ कहा कि देखो भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने जो किया है वो केवल पैरिटी मेंटेन करने के लिए किया हुआ है, और हमने कोई भी डिप्लोमेटिक नॉर्म्स ब्रीच नहीं किए हैं। इस आर्टिकल को हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे, एकदम प्रॉपर डिटेल मैनर में। यहां पे देखिए हुआ ये कि नॉर्थ और साउथ इजराइल का मामला, गाजा का मामला मैंने आपको बताया था कि जो नॉर्थ गाजा है, यहां पर इजराइल ने बोला कि सब लोग शिफ्ट कर जाओ साउथ में, क्योंकि यहां पे हम अटैक करेंगे, और सब लोग साउथ में शिफ्ट कर गए। लेकिन इजराइल ने अभी साउथ को भी अटैक करना शुरू कर दिया है। तो जो लोग साउथ में गए थे उनको ये लग रहा है कि जब हर जगह अटैक हो रहे हैं तो फिर वो अपना घर बार छोड़ के यहाँ पे आए क्यों हुए हैं। तो अब बाकी कुछ लोग तो अब वापस से नॉर्थ में जाने लगे हैं। अब यहाँ पर एक जो डर है वो सभी अरब कंट्रीज को सता रहा था कि इस तरीके से जो पैलेस्टीनियंस हैं उन्हें निकाल देने के बाद हो सकता है वॉर के खत्म हो जाने के बाद जो गाजा स्ट्रिप है उसे इजराइल कब्जा ले। लेकिन अभी इजराइल के एक टॉप मोस्ट ऑफिशियल ने यह बोला है कि आफ्टर वॉर वो इस बात को इंश्योर करेंगे कि जो पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन गाजा में रह रही है वो सेफ और सिक्योर फील करे, और एज सच उनका कोई भी प्लान नहीं है कि वो गाजा के ऊपर कब्जा करें। तो चलिए, कम से कम ऑफिशियली किसी बड़े ऑफिशियल ने ये बात कह दी है खुलकर कि उनका गाजा को कब्जे में लेने का कोई प्लान नहीं है। लेकिन हाँ, ये वॉर चलता रहेगा। उन्होंने कहा कि उनके पास 3 प्रोन्ज स्ट्रेटेजी है जिसके जरिए वो अल्टीमेटली इस वॉर को जीतेंगे। तो ये मामला आपको यहां पर मेन पेज पर मिलेगा, और बिल्कुल इंडियन एक्सप्रेस में भी आपको वही आर्टिकल मिलेगा। फाइनली कनाडा ने अपने 41 डिप्लोमेट्स को वापस बुला लिया है, और ट्रूडो ने बोला कि ऐसा करके वो मिलियंस ऑफ लोगों की जो लाइफ है उसको हार्ड बना रहे हैं। कैसे, ये तो आर्टिकल डिस्कस करने से पता चलेगा। तो चलिए शुरुआत इसी हाईलाइटेड आर्टिकल के साथ करते हैं, जहां पर इंडिया ने बोला कि इंडिया ने 41 कैनेडियन ऑफिशियल्स को निकाल के वियना कन्वेंशन को वायलेट नहीं किया है। अब यहां पर देखिए कि जब इंडिया ने इनके 41 ऑफिशियल्स को निकाल दिया कनाडा के, तो उन लोगों ने यह बोलना शुरू कर दिया कि इंडिया ने डिप्लोमेटिक पैरिटी के नाम पर जो हमारे 41 ऑफिशियल्स को इंडिया से निकाला है, ऐसा करके उन्होंने इंटरनेशनल लॉ ब्रीच किया है। कौन सा इंटरनेशनल लॉ भला हमने ब्रीच कर दिया? उनका आरोप यह है कि हमने वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस को, जो कि 1961 का है, उसको वायलेट कर दिया है। अब यहां पर हमने जवाब दिया, इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है उन्होंने जवाब ये दिया कि ये जो हमारा मूव है वो इसलिए है क्योंकि कैनेडियन ऑफिशियल्स लगातार इंडिया के इंटरनल अफेयर्स में इंटरवीन कर रहे थे, और पैरिटी मेंटेन करना मतलब आप इतने सारे ऑफिशियल्स इंडिया में क्यों एम्प्लॉय कर रहे हो? अगर हम पैरिटी मेंटेन कर रहे हैं, कम ऑफिशियल्स अपने यहां रख रहे हैं, तो ये वियना कन्वेंशन का कोई वायलेशन नहीं है। तो ये जो आया है पूरा स्टेटमेंट, इसमें एक बात जो हम कर रहे थे कि इससे मिलियंस ऑफ लोगों की प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी या उनकी लाइफ अफेक्ट होगी, जैसा कि जस्टिन ट्रूडो जी कह रहे हैं। तो उसमें मामला ये है कि 41 ऑफिशियल्स को यहां से निकाल देने के बाद उनके पास एम्प्लॉयज की संख्या कम हो गई, तो उनका चंडीगढ़, मुंबई और बेंगलुरु का जो कॉन्सुलेट था वो बंद हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को अब वीजा की या कोई और सर्विसेज अवेल करनी है कैनेडियन ऑफिशियल्स से, तो अब उन्हें आना पड़ेगा न्यू दिल्ली। तो इतनी कौन सी बड़ी बात हो गई? अगर कनाडा जाना है तो एक विजिट नई दिल्ली की भी लगा लो, ठीक है, उसके बाद वहां चले जाओ। हाँ, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जरूर होगी, बट हम सभी लोगों को पता है कि इसका बेसिक रीजन क्या है। कनाडा ने ये जबरदस्ती का जो विवाद छेड़ा हुआ है, उसके जवाब में इंडिया को सबक तो सिखाना ही था, और ये एक छोटी सी शुरुआत थी कि भाई अगर आप जबरदस्ती का खतरा मोल लेंगे तो फिर आप उसके लिए तैयार रहिए। अगर आप शेर के सामने जाके डांस करेंगे तो वो झपट्टा तो मारेगा। अब सेम मामला वही है, लेकिन यहाँ पे साफ है कि वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस को अगर हमने वायलेट नहीं किया तो आखिर ये है क्या? देखिए, इस कन्वेंशन को 14 अप्रैल 1961 को अडॉप्ट किया गया था ऑस्ट्रिया के वियना में। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन डिप्लोमेटिक इंटरकोर्स एंड इम्यूनिटीज, ये पूरा कॉन्फ्रेंस था।
इंडिया ने इसको 3 साल बाद यानी कि 1964 में रेटिफाई कर दिया। दुनिया के ऑलमोस्ट सारे देश इस कन्वेंशन को रेटिफाई करते हैं। एक पलाऊ को छोड़ दीजिए और दूसरा साउथ सूडान को छोड़ दीजिए, तो सभी देश डिप्लोमेटिक रिलेशंस में वीना कन्वेंशन को मानते हैं। इसमें क्या होता है कि जो एक देश है वो दूसरे देश में अपनी एम्बेसी खोलता है। इसके अलावा कई सारे कॉन्सुलेट्स खुले होते हैं जो फॉरेन सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। जो लोग वहां पे उस देश से जाके रह रहे हैं उनके पास क्या इम्यूनिटीज हैं और क्या विशेषाधिकार हैं, सहूलियतें हैं। हो सकता है कुछ टर्म्स में जो दूसरे देश के ऑफिशियल्स एक देश में गए हुए हैं तो नेटिव कंट्री के नॉर्म्स उनके ऊपर ना लगें और उन्हें कुछ छूट भी दी जाए। जो प्रोसीजर्स और सेवरेंसेस होते हैं रिलेशन में, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है, मान लीजिए दो देश ए और बी हैं, इसमें अगर रिलेशंस खराब हो गए तो ऐसा ना हो कि ए कंट्री बी कंट्री के डिप्लोमेट्स को परेशान करने लगे। यहाँ पर टाइज अगर खराब भी हो जाएं तो आप जो ऑफिशियल्स हैं उनको बुरी तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते। देखो हमने भी ऐसा कुछ किया नहीं, बस उनको वापस भेज दिया। तो यहाँ पर इंडिया का ये कहना है कि हमने कोई वायलेशन नहीं किया है नॉर्म्स या रूल्स का। ये कन्वेंशन इसी बात को अश्योर भी करता है कि जो डिप्लोमेटिक मिशंस हैं उनकी डिग्निटी और सेंक्टिटी को मेंटेन करके रखा जाए। जो होस्ट कंट्री होती है उसकी जिम्मेदारी होती है कि जो हाई कमीशन आपके यहाँ है, एम्बेसी है, कॉन्सुलेट है, उसकी जिम्मेदारी आपकी है, आप उसे सिक्योर बना के रखेंगे। हालांकि वो कंट्री अपने लिए थोड़े बहुत सिक्योरिटी मेजर्स उस कंट्री में ऑप्ट कर सकती है, नॉट अ बिग डील। तो चलिए, ये तो पूरा मामला बना हुआ है और जरूरी था थोड़ा बहुत कनाडा के लिए, चलेगा, ये चलता रहेगा। हमारे यहाँ पे जो अगला आर्टिकल है वो ये है कि अभी कंट्रीज से ये कहा जा रहा है कि आप अपना कूलिंग एमिशन 2050 तक 68% कम करो। अब ये है क्या मामला? ये कहानी कुछ 70 साल पहले शुरू होती है, जब मेरे घर के आसपास कुछ बिल्डर्स ने एक बहुत ही रेडिकल चेंज करने की कोशिश की। एक बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया, घरों में एयर कंडीशनर्स लगा दिए गए। अच्छा, ये कोई बड़ा बदलाव नहीं है। आपको आज ये बात अजीब नहीं लग रही होगी क्योंकि आज घरों में एयर कंडीशनर्स का होना बहुत आम है। लेकिन आज से 70 साल पहले एयर कंडीशनर्स बड़े शॉपिंग मॉल्स या फिर मूवी थिएटर्स या पब्लिक ऑफिसेस में हुआ करते थे, बड़े प्राइवेट ऑफिसेस में हुआ करते थे। एक घर में, एक कमरे में एक एयर कंडीशनर का लगा होना ये बहुत अजीब बात थी और किसी ने ऐसी कल्पना भी नहीं की थी कि आने वाले समय में हर एक घर में जो एयर कंडीशनर अफोर्ड कर सकते हैं वहां हमें एसी देखने को मिलेंगे। लेकिन समय के साथ ये बदलाव होता गया और आज जिसके पास जरा सी भी अफोर्डेबिलिटी है वो अपने घर में एक एयर कंडीशनर जरूर से लगा लेना चाहता है। लेकिन हम ये समझ नहीं पाए कि इसने किस तरीके से हमारी लाइफ को और हमारे क्लाइमेट को चेंज करना शुरू कर दिया। और जब हमने एयर कंडीशनर्स का इस्तेमाल किया गर्मी से बचने के लिए तो एक्चुअली में हम एक पैराडॉक्स में फंस गए। ये पैराडॉक्स बड़ा मजेदार सा है, मैं आपको बताता हूं ये पैराडॉक्स कैसा है। जैसे कि हमें लगी गर्मी, तो जब हमें गर्मी लगी तो हमने एसी लगा लिया, तो इसमें से क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलने लगा। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन था ये हमारे ओजोन को डिप्लीट कर रहा था, तो हमने बोला कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बंद करो। तो हमने क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जगह से ऐसी गैसेस इन्वॉल्व कर दी जो अब HFC यानी कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को रिलीज करते हैं। अब हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है ना, ये ओजोन को तो डिप्लीट नहीं करता, लेकिन ये एक ग्रीन हाउस गैस है, यानी कि ये ग्लोबल टेम्परेचर को बढ़ा रहा है। अब यहीं पर देखो ये पूरा पैराडॉक्स शुरू होता है। पैराडॉक्स कैसे शुरू होता है कि हमें लगी गर्मी तो हमने लगा लिया एसी। जब हमने एसी लगाया तो इसने हाइड्रोफ्लोरोकार्बन गैस को निकाला। अभी जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन गैस है ये गया एटमॉस्फेयर में और इसने जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसको और बढ़ा दिया। जब इसने ग्लोबल टेम्परेचर को और बढ़ा दिया तो हमने और एसी लगाए। जब हमने और एसी लगाए तो और ज्यादा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन निकला, और जब और ज्यादा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन निकला तो ग्लोबल टेम्परेचर और बढ़ गया। अब हमें और एसी की जरूरत है। मतलब हम एसी लगाते जा रहे हैं और हम अपने क्लाइमेट को गर्म करते जा रहे हैं, और ये साइकिल कभी खत्म नहीं होगी जब तक कि हम धरती को इतना गर्म ना कर दें कि हम तबाह हो जाएं। सो कांग्रेचुलेशंस, हम इस रास्ते में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आप सभी लोगों को बधाई हो, हम जल्दी ही धरती को बर्बाद कर देंगे। खैर, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है? इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के तौर पे दुनिया की जो कई सारी मेजर कंट्रीज हैं जैसे कि चाइना, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स, इनसे कहा जा रहा है कि आप कुछ कमिटमेंट दो। और कमिटमेंट ये है कि 2050 तक जो कूलिंग करने से एमिशन होता है आप उसे 68% तक कम करेंगे। मैं आपको बता दूं कि हम जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं पूरी दुनिया में उसका 10% केवल ये कूलिंग डिवाइसेस ले जाती हैं, जैसे कि एसी और फ्रिज। और आने वाले समय में यानी कि 2050 तक ये बिजली की खपत 3 गुना बढ़ जाएगी। एट द सेम टाइम जो ग्लोबल वार्मिंग होती है, जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होता है, वो पूरी दुनिया में उम्मीद है कि 2050 तक 7% केवल इन्हीं डिवाइसेस से होगा जो कूलिंग करते हैं।
तो ग्लोबल कूलिंग प्लेज को अनाउंस करने के लिए प्रेशराइज किया जा रहा है कई सारी कंट्रीज को COP28 के दौरान। देखो COP28 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की जो मीटिंग है वो 30 नवंबर से 12 दिसंबर के बीच में यूएई में होने वाली है। ये UNFCCC की मीटिंग है जहां पे इन कंट्रीज को बोला जा रहा है कि आप कमिट करो कि आप कितना एमिशन कम करोगे ये एसी और फ्रिज वगैरह से। तो सब्सटेंशियल इंक्रीज जो है वो एयर कंडीशनर्स की, ये उम्मीद की जा रही है कि पूरी दुनिया में आने वाले समय में हमें 3 बिलियन और एयर कंडीशनर्स की जरूरत पड़ेगी। तो यूएई जो COP28 की प्रेसिडेंसी लेकर रखे हुए हैं और UNEP का जो कूल कोलेशन है, ये सभी लोग इस एफर्ट में हैं कि पूरी दुनिया एफर्ट करे कि इन कूलिंग से एसोसिएटेड एमिशन को कम कर लिया जाए और 2050 तक ये एमिशन 68% तक रिड्यूस किया जाए। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो इन रेफ्रिजरेंट्स में से निकलते हैं, जो एसी या फ्रिज कह लो आप, और जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन होता है, इन दोनों से हमारे एनवायरमेंट को नुकसान हो रहा है। 2016 में किगाली अमेंडमेंट किया गया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, जहां पे ये बोला गया था कि जो HFC है हम उसको कम करेंगे, रिड्यूस करेंगे। जो मिनिमम एनर्जी स्टैंडर्ड है उसे भी फॉलो किया जाए कि आप एसी वगैरह जो लगा रहे हो वो कम से कम बिजली की खपत करे। 2030 तक आप इसका स्टैंडर्ड सेट करो। कूलिंग एमिशन जो कंट्रीज कर रही हैं, मतलब जो कंट्रीज हैं वो अपना क्लाइमेट एक्शन प्लान में जो नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस होता है कि हम अपनी ओर से ये प्लेज कर रहे हैं, हम इतना एमिशन कम करेंगे, उसमें आप कूलिंग एमिशन कम करने का भी वादा करो। नेशनल कूलिंग एक्शन प्लान जो कंट्रीज हैं वो 2026 तक पब्लिश करें। हाईली इफिशिएंट एयर कंडीशनिंग को डिप्लॉय किया जाए। देखो खत्म तो नहीं कर सकते, गर्मी है, लगेगी लोगों को और लोग एसी लगाएंगे। पहले लोग नीम और आम के पेड़ के नीचे बैठ जाते थे और अब एसी चाहिए। देखो अभी हमने ग्लोबल टेम्परेचर 1.2 डिग्री सेल्सियस तक तो ऑलरेडी बढ़ा दिया है और इससे हीट वेव्स और इंटेंस हो गई हैं। जल्दी ही ये 1.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा और उसके बाद जो हीट वेव्स हैं वो बहुत तेजी से चलेंगे। तो विदाउट कूलिंग काम चलेगा नहीं, हमें कुछ और ऑप्शंस और सॉल्यूशंस जरूर से ढूंढने पड़ेंगे। यहां पर देखिए जो COP28 समिट होने वाली है यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस की, वो वही 12 दिसंबर से दुबई में यूएई में होने वाली है। 12 दिसंबर तक चलेगी, इनफैक्ट 30 नवंबर से स्टार्ट होके। यहीं पर यह है कि हमें ये प्लान करना होगा कि 86 बिलियन मेट्रिक टन जो CO2 एक्विवेलेंट है 2050 तक, हम उसे अवॉइड कर सकते हैं अगर अच्छी तरीके से कमिटमेंट ले ली जाए। हाँ, इसके लिए हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, गवर्नमेंट के इंसेंटिव चाहिए और बल्क में प्रोक्योरमेंट चाहिए, लेकिन हमारे पास तैयारी करने का समय है और किया जा सकता है। तो अगर आपको खुद को ठंडा रखना है तो इस बात का प्रयास करिए कि एनवायरमेंट उससे गर्म ना हो जाए, क्योंकि ऐसा होगा तो फिर ये ठंडा गर्म चलता रहेगा और सब निपट लेंगे। ठीक है, यहां पर देखिए जो हमारा अगला आर्टिकल है वो आरबीआई के बारे में है। आरबीआई ओपन मार्केट बॉन्ड सेल की तैयारी कर रहा है, लेकिन ओपन मार्केट बॉन्ड सेल होगा जरूर जहां पर आरबीआई लोगों से कहेगा कि गवर्नमेंट का ये बॉन्ड लो और खरीद लो और हमको पैसा दे दो। लेकिन ऐसा करने से पहले दो प्री कंडीशंस देखी जाएंगी। एक तो पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है वो बढ़ जाए, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग थोड़ी बढ़ जाए, और दूसरा जो मार्केट में लिक्विडिटी है ना वो सरप्लस में आ जाए। अब इन दोनों ही केसेस में आप देखो कि होगा क्या, अगर सरकार ने खर्चा ज्यादा करना शुरू किया तो मार्केट में लोगों के हाथों में अब ज्यादा पैसा होगा, और अगर जो ज्यादा पैसा मार्केट में जाता है यानी कि लिक्विडिटी सरप्लस होगा, मतलब लोगों के हाथों में ज्यादा पैसा है, तो इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा। जब मार्केट में ज्यादा पैसा होता है तब आरबीआई के पास ऑप्शन होता है कि वो जो बॉन्ड्स हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, उनको बेच के मार्केट में से पैसा ले ले। ये बहुत ही फंडामेंटल टूल है जिसे टेक्निकल टर्म्स में ओपन मार्केट ऑपरेशन कहा जाता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन में यूं तो बॉन्ड्स को बेचा और खरीदा दोनों ही जाता है, लेकिन यहां पर बात बेचने की चल रही है और हम बेचते तब हैं जब मार्केट में ज्यादा पैसा हो। सपोज करिए कि मार्केट में ज्यादा पैसा है और आरबीआई ने बोल दिया एसबीआई को, आरबीआई ने किसको बोला, एसबीआई को, कि आप हमसे गवर्नमेंट का ये बॉन्ड खरीद लो और हमें पैसा दे दो। तो जब एसबीआई पैसा दे देगी इन बॉन्ड्स के बदले में आरबीआई को, इसके बदले में ऑफकोर्स एसबीआई को थोड़ा ब्याज मिलेगा, लेकिन जो पैसा है वो अब आरबीआई के पास चला गया। तो एसबीआई के पास कम पैसा है तो एसबीआई अब कम लोन देगा। अब लोन अगर कम हो जाएगा तो यहां पर मार्केट में कम पैसा बचेगा। तो ओएमओ में इन जनरल बॉन्ड्स को खरीदा और बेचा जाता है। स्पेसिफिकली अगर मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा हो तो उसे खरीद लिया जाता है आरबीआई के द्वारा, मतलब आरबीआई एसबीआई को बेच देगी और आरबीआई के पास पैसे आ जाएंगे, ये कहने का मतलब है। तो मार्केट में पैसा कम हो जाएगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन के दो ऑब्जेक्टिव होते हैं, इकोनॉमी में लिक्विडिटी को चेंज करना। जब यहां बेचने की बात आ रही है तो हम लिक्विडिटी को कम करने की कोशिश करेंगे, और यहां पे शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट को भी मैनिपुलेट किया जाता है। जैसे अगर एसबीआई के पास अब लोन देने को कम पैसा है, ठीक है, तो यहां पर वो जो इंटरेस्ट रेट है वो उसको बढ़ा देंगे। इंटरेस्ट रेट अगर वो बढ़ा देंगे, ब्याज बढ़ जाएगा तो लोग कम लोन लेंगे, तो यहां से भी जो मार्केट में पैसा है वो कम हो जाएगा। इस पूरी सिचुएशन को स्टरलाइजेशन भी कहा जाता है।
स्टरलाइजेशन एक मॉनेटरी पॉलिसी टूल है जिसके जरिए जो सेंट्रल बैंक होता है वो मनी सप्लाई को या कैपिटल फ्लो को चेंज करने की कोशिश करता है। बहुत ही कॉमन जो फॉर्म है स्टरलाइजेशन का वो ओपन मार्केट ऑपरेशन है जिसके जरिए मनी सप्लाई को मार्केट में रेगुलेट करने की कोशिश आरबीआई करती है। तो ये आर्टिकल तो हमने देख लिया। हमारा जो अगला आर्टिकल है वो एक्चुअली में पेंगोलिन के बारे में है। नाइजीरिया ने अभी पेंगोलिन के स्केल्स को सीज किया था और ये बहुत ज्यादा थे, 4 टन थे। इनकी कीमत इंटरनेशनल इलीगल मार्केट में 1.4 मिलियन थी और यहां पे नाइजीरिया ने क्या किया, उन्होंने पब्लिकली उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। डिस्ट्रॉय करने का ऑब्जेक्टिव ये था कि जो इलीगल ट्रैफिकिंग है वो डिस्करेज हो, ऐसे स्केल्स को रखा ही नहीं जाएगा। पेंगोलिन एक बहुत ज्यादा ट्रैफिकिंग किया जाने वाला एनिमल है जो कि अपने शरीर पर खूब सारे स्केल्स रखता है। आप इस इमेज में देख सकते हो, इसके शरीर पे खूब सारे स्केल्स होते हैं, परतें होती हैं जो कठोर होती हैं। ये एकमात्र ऐसा मैमल है जो स्केल्स से पूरी तरीके से ढका हुआ होता है और जब भी इसके ऊपर कोई हमला करता है ना तो ऐसे ये रोल कर जाता है, घूम जाएगा और इसकी सारी स्केल्स इसको कवर कर लेंगी। अब ये बॉल की तरह बन जाता है, आप इसके ऊपर कुछ भी करो ना इसको पकड़ पाओगे ना इसको मार पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये जानवरों से तो बच लेता है लेकिन जो सबसे बड़ा जानवर है इंसान, उससे कैसे बचेगा। वो लोग इसको पकड़ के लेके जाते हैं, मार के इसके स्केल्स निकाल लेते हैं। पेंगोलिन खाता क्या है? पेंगोलिन देखो चींटियों को खाता है, टर्माइट्स यानी कि दीमक को खाता है और लार्वा खाता है, इसीलिए इसे एंट ईटर भी कहा जाता है। पेंगोलिन की 8 स्पीसीज पाई जाती हैं एशिया और अफ्रीका, 2 कॉन्टिनेंट पे, जो वल्नरेबल हैं, कुछ क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं। जैसे इंडिया में एक इंडियन पेंगोलिन मिलता है वो इंडेंजर्ड है और एक चाइनीज पेंगोलिन मिलता है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ठीक है, अब यहां पे देखो जो पेंगोलिन होता है इसे जिंदा नहीं मारते हैं। आप देखोगे ना तो आपको थोड़ा सा दुख होगा, बुरा भी लगेगा कि इनको मारा नहीं जाता। जैसे पेंगोलिन को पकड़ लेगा इंसान तो मारेगा नहीं, इन्हें एक बर्तन में पानी को खौलाया जाता है और खौलने के बाद उसमें इन्हें जिंदा डाल दिया जाता है, क्योंकि जब वो उस पानी में जिंदा चले जाते हैं ना तो वो गर्म पानी में जब वो खौलता रहता है तो ये छटपटाते हैं, तो उससे जो इनकी बॉडी के स्केल्स होते हैं वो बहुत आसानी से निकल जाते हैं। ये तरीका है, बहुत ही ब्रूटल तरीका होता है इनके स्केल्स को सेपरेट करने का और ये तड़प तड़प के उस खौलते हुए पानी में मरते हैं जिसके बाद इनके स्केल्स को निकाला जाता है। आपको सुन के मुझे लग रहा है बुरा लगा होगा, बट क्या कर सकते हैं, ये हो रहा है। और ऐसा हो क्यों रहा है? देखो इनके जो स्केल्स होते हैं, ऐसा माना जाता है चाइना में इसका एक बहुत इलीगल मार्केट है। वो लोग ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में इसका इस्तेमाल करते हैं और उनको ऐसा क्या लगता है, उनको ऐसा लगता है कि ये मेडिसिन इस्तेमाल करने से किसी पर्सन की जो सेक्सुअल एबिलिटी है वो बढ़ जाती है। अब क्या होता है आप समझो, तो ये जो इसके स्केल्स होते हैं ना वो केराटिन से बने होते हैं। केराटिन वही कंपाउंड है जिससे आपके नाखून और बाल बने हुए हैं, बिल्कुल वही कंपाउंड इस स्केलेटन जो है इसके, मतलब जो ऊपर का इसका स्केल है वो भी बना होता है। तो सेम जो केराटिन है उसी से आपका बाल नाखून बना है, सेम केराटिन प्रोटीन से इसके स्केल्स बने हुए हैं। तो अपना नाखून निकालो, अपने बाल छील लो, उससे बनाओ दवा और खाओ, जो करना है करो, लेकिन इनको मार के आपको क्या मिलना है। कई बार इसका इस्तेमाल कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लोथ्स बनाने में किया जाता है, कई बार वो इनको मार के खा जाते हैं और कई बार तो इनके जो स्केल्स होते हैं उनका इस्तेमाल एक ड्रग्स बनाने में भी किया जाता है। तो बहुत बुरी तरीके से इनको मारा जाता है और इसीलिए दुनिया भर के देश इन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए ये बातें तो हो गए पेंगोलिन्स के बारे में। हमारा जो अगला आर्टिकल है वो कसरगोड के बारे में है। कसरगोड एक डिस्ट्रिक्ट है और ये दुनिया का पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट बन गया है विद इन केरला, ये केरला में है, जिसके पास अब अपना ऑफिशियल पेड़ है, एक फूल है, एक चिड़िया है और कुछ स्पीसीज इसने डिक्लेयर करके रखी हुई हैं। कसरगोड डिस्ट्रिक्ट को सबसे पहले आप लोकेशन में देखिए, ये है हमारे पूरे भारत का मैप। यहाँ पर है हमारा एक राज्य केरला और केरला में जो कई सारे डिस्ट्रिक्ट हैं उसके बिल्कुल नॉर्थ में आपको कसरगोड मिलता है। तो जो कसरगोड है इसने अपना ऑफिशियली अलग अलग ट्री फ्लावर वर्ड डिक्लेयर कर दिया है और ऐसा करने वाला वो देश का पहला डिस्ट्रिक्ट बन गया है। ये दिखाता है कि ये डिस्ट्रिक्ट कितना बायोडाइवर्सिटी में रिच है। इसका ऑफिशियल ट्री होगा कांजीराम। कांजीराम को हिंदी में कजरा या कुचला बोलते हैं। इसका नाम पॉइजन नट ट्री भी है और कई बार इसको स्नेक वुड भी बोलते हैं। इसके जो फ्रूट्स होते हैं ये थोड़े पॉइजनस होते हैं बट इनका इस्तेमाल मेडिसिन में किया जाता है। तो जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं वो इस पेड़ में पाई जाती हैं। इसका जो नाम है एक्चुअली में लोकल नाम वो कसारा है और जो कसारा है उसी से इस डिस्ट्रिक्ट का नाम कसरगोड रखा गया है। ठीक है, और इसीलिए अब इसे इस डिस्ट्रिक्ट का ऑफिशियल ट्री डिक्लेयर कर दिया गया। ऑफिशियल बर्ड व्हाइट बेलीड सी हॉक डिक्लेयर किया गया है, जो आप यहां इमेज में देख सकते हो। ठीक है, ये माहे से माजेश्वरम तक पाया जाता है। ये पक्षी शेड्यूल 1 में है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के और IUCN में लीस्ट कंसर्न है, मतलब इनकी संख्या काफी ज्यादा है, फिर भी इन्हें ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया है। अगर आप ऑफिशियल एनिमल की बात करो तो कैंटूर्स जाइंट सॉफ्ट सेल टर्टल को, जिसे लोकली
भीमनामा कहा जाता है, उसको इन्होंने ऑफिशियल एनिमल डिक्लेयर किया है। IUCN में इंडेंजर्ड है, ये एक्स वगैरह को लाई करने के लिए एस्चुरीज में आता है, ठीक है। जो ऑफिशियल फ्लावर है वो पेरिया पोलाथली है, आप इस इमेज में देख सकते हो, सफेद कलर का ये फ्लावर होता है, रेड फ्लावर होता है ये, और व्हाइट फ्लावर होता है, कुछ रेड के टिंच होते हैं, मतलब हल्का हल्का लाल कलर का इसमें आपको एक टेक्सचर देखने को मिलेगा। ये एक्चुअली में जो लेटराइट हिल्स हैं कसरगोड के, वहीं पे पाया जाता है। तो ये तो चलिए हमने कसरगोड और उनके ये जो 4 ऑफिशियल सिंबल्स हैं उनके बारे में बात कर ली। हमारा जो अगला आर्टिकल है वो मेजागॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के एक स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर इम्फाल के बारे में है। ये प्रोजेक्ट 15B का पार्ट है। देखिए जो 15B प्रोजेक्ट के अंदर बनाया गया इम्फाल है, ये गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है जिसका नाम यार्ड 12706 है, या आप इसे पॉपुलरली इम्फाल बोल सकते हो। ये इंडियन नेवी को सौंप दिया गया। INS इम्फाल की बात करते हैं। ये स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन है। स्टेट ऑफ द आर्ट का मतलब होता है अभी जो हमारे पास प्रेजेंट टेक्नोलॉजी है उसमें ये सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। ये सरफेस टू एयर मिसाइल्स अपने पास रखेगा, सेंसर्स, एंटीशिप मिसाइल्स और टॉर्पीडोज। इसके पास एक कंबाइंड गैस और गैस प्रोपल्सन सेट है जिसमें 4 गैस टर्बाइंस हैं, और ये मैक्सिमम 30 नॉट्स की या 56 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अवेल कर सकता है। जो हमने इसको बनाया है इसमें 75% इंडियन कंटेंट इस्तेमाल किया गया है, कुछ ही चीजें हमने बाहर से इसमें लगाई हैं। इसके पास मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है और इसने ब्रह्मोस भी लगा रखा है। इसके अलावा 76 मिलीमीटर की सुपर रैबिट गन भी इसके ऊपर माउंट की गई है। तो ये खतरनाक सा INS इम्फाल हमने तैयार कर लिया है। अब ये प्रोजेक्ट 15B के तहत बनाया गया है। एक्चुअली में प्रोजेक्ट 15A पहले हुआ करता था, जो पिछले 1 दशक में इसके विद इन कई सारे डिस्ट्रॉयर्स तैयार किए गए। उसके बाद प्रोजेक्ट 15B स्टार्ट किया गया। जो 15B है ये हमारे आत्मनिर्भर भारत का एक पार्ट है। इसमें 4 वॉरशिप्स बनाए जाने हैं जिसमें से 2 बन चुके हैं, तीसरा अभी बन गया, 1 बचा हुआ है। तो INS विशाखापट्टनम और मोरमुगांव ये तो हमने कमीशन कर दिया है। INS इम्फाल अब कमीशन कर दिया गया। अब केवल 1 बचा हुआ है, INS सूरत। 2011 में इन सब पे काम शुरू किया गया था। यहां पर जो हमारा अगला आर्टिकल है वो ये बताता है कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करने की वजह से जो जेंडर पैरिटी है वो नुकसान में जा रही है। IVF टेक्नोलॉजी, NIPT यानी कि नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल टेस्टिंग और कॉम्पैक्ट डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट, इनकी मदद से ये पता करना कि गर्भ में लड़का है या लड़की आसान हो जाता है, जिसके बाद अगर वो बच्ची हो तो उसे गर्भ में ही जान से मार दिया जाता है। ये फैमिली बैलेंसिंग करने के नाम पे किया जाता है, लेकिन इसकी वजह से जो हमारी सोसाइटी है उसको काफी नुकसान हो रहा है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे जो रिपोर्ट आई 2020 में, उसमें थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट देखा गया सेक्स रेशियो में। 22 सर्वेड स्टेट्स थे उनमें से 12 में हमने देखा कि इंप्रूवमेंट देखने को मिला। जेंडर गैप 2 पॉइंट तक कम हुआ, वी कैन से। जो पहले 5 जो गैप था वो 5 पॉइंट का था, वो कम होकर 2 पॉइंट पे आ गया। वर्तमान में 1000 मेन पे 933 विमेन है। 2022 का डेटा जो हमारे पास अवेलेबल है 22-23 का। 10 राज्य हैं जहां पर जेंडर गैप को इफेक्टिवली कम किया गया है। प्रोग्रेस के बावजूद जो जेंडर इम्बैलेंस है वो इंडिया में बना हुआ है। यहां पर देखिए कंसर्न ये है कि जो टेक्नोलॉजीज हैं इनका इस्तेमाल किया जाता है ये पता करने के लिए कि गर्भ में बच्चा है या बच्ची, लड़का या लड़की। जो प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक है, इसके लिए एक कानून आया था जिसको PCN-PNDT एक्ट बोलते हैं। उसके जरिए हम जो गर्भ में लड़के या लड़की का सिलेक्शन है उसको रोकने की कोशिश करते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत लोगों को अवेयर भी किया जा रहा है। यहाँ पे जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, इस टेक्निक का इस्तेमाल करके भी कई बार लोग पता कर लेते हैं। खैर ये तो डिफरेंट मैकेनिज्म है। इसमें एक महिला के एग और एक पुरुष के स्पर्म को लैब में मिक्स करके तैयार किया जाता है एक एम्ब्रियो, और जब वो तैयार हो जाता है तो उसे महिला के यूट्रस में डाल दिया जाता है। अब इस प्रोसेस में कई बार मेडिकल चेकअप्स वगैरह होते हैं तो पता कर लेंगे लड़का है कि लड़की है। लड़की होती है तो फिर उसको मार देते हैं, फिर उसको पैदा नहीं करते हैं। इसके अलावा आता है नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल टेस्टिंग। अब देखो NIPT का नाम बहुत ही अच्छा यूज है। NIPT तो इसलिए टेस्ट किया जाता है ताकि ये पता कर सके कि बच्चे को या बच्ची को जो गर्भ में है उसे कोई जेनेटिक बीमारी तो नहीं है। अब देखो जो कुछ DNA होते हैं वो सेल के विद इन होते हैं, लेकिन जब गर्भ चल रहा होता है तो वहां पे कुछ फ्री DNA फ्लोट कर रहे होते हैं। सेल फ्री DNA उनको बोला जाता है। तो उनको स्टडी किया जाता है मैटरनल ब्लड में से निकाल के, और ये पता करने के लिए कि कहीं बच्चे को कोई जेनेटिक बीमारी तो नहीं है। लेकिन इस ड्यूरेशन में लड़का या लड़की का पता चल जाता है, फिर वो उसको मार देते हैं। तो ये टेक्नोलॉजीज अच्छी हैं लेकिन इनका मिसयूज कर रहे हैं हम, और इसकी वजह से जो जेंडर डिवाइड है वो बढ़ता जा रहा है। चलिए कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता हूं। यहाँ पे कुछ एनिमल्स हैं जैसे कि हेजहॉग, मरमोट और पेंगोलिन। आपको बताना है कि शिकारी से बचने के लिए कौन रोल हो जाता है, घूमकर खुद को बचाने की कोशिश करता है, गोला बना लेता है। यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस हैं
ये जवाब आप दीजिएगा, आसान सा सवाल है, मुझे उम्मीद है आप बता दोगे कमेंट बॉक्स में। और यहाँ पर देखिए जो दूसरा सवाल है वो ये है, क्रिस्टलाइजेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक एक्टिविटी है, इसका क्या मतलब है? ओपन मार्केट ऑपरेशन, सेटलमेंट और पेमेंट सिस्टम को ओवरसी करना, डेट और कैश मैनेजमेंट को सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में देखना, इसके अलावा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को या उनके फंक्शंस को रेगुलेट करना। तो ये 4 ऑप्शंस आपके पास हैं, बताइएगा सही ऑप्शन, सही जवाब क्या है। तो ये तो हमारा आज का पूरा सेशन हो गया। उम्मीद करता हूं कि आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। और इसी तरीके का देखो, ये पूरे सेशन की जो पीडीएफ है वो आपको कहाँ मिलेगी? वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। उसका लिंक आपको जो एक कमेंट पिन होगा ना उसमें मिल जाएगा, उसको क्लिक करना, सीधा आप पहुंच जाओगे टेलीग्राम चैनल पे। एक डिस्कशन ग्रुप भी बना के रखा हुआ है, आप वहां पे अपनी राय दे सकते हो, कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हो। तो मतलब एक कम्युनिकेशन पॉइंट स्टैब्लिश्ड है। इस सेशन की पीडीएफ भी मैं वहां पे अपडेट करूंगा, और जो कल मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका जवाब भी वहीं पे पोस्ट कर दूंगा। तो ये सारी चीजें आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, उसको ज्वाइन कर लीजिए। हम और आप कनेक्टेड रहेंगे। मिलूंगा मैं आपसे कल के सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।